ये स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है, हमें पूरा पेपर आज ही सॉल्व करना है। तो ये पेपर है एचपीएससी पीजीटी एचपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2023 का पेपर है। ठीक है, इसी को हम लोग जो है आज सॉल्व करें। अभी हरियाणा वो राजस्थान में एक ग्रेड 3 की वैकेंसी आने वाली, ग्रेड 3 की। इकोनॉमिक्स नहीं है उसमें, शायद और भी सब्जेक्ट हैं, तो जो आप लोगों के दोस्त वगैरह हों उनको आप लोग बता सकते हो कि फॉर्म भर, क्योंकि इकोनॉमिक्स नहीं है उसमें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर अच्छे से दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? क्यों भाई, क्वेश्चन पेपर दिख रहा है? तो बीएड वगैरह या बीटीसी वगैरह वालों के लिए है ना? हाँ हाँ, बीएड वाले। क्वेश्चन पेपर दिख रहा है ना? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मैच द फॉलोइंग करिए। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी बुक थी भाई? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखा? मार्शल ने लिखा। किंग डिमांड कर किसने दिया था? पॉल स्विजी ने दिया। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन साहब ने। तो सी का 4 हो जाएगा। लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। तो इसका 2 हो जाएगा। तो मिला लो कौन सा हो जाएगा? ए का 3, ए का 3, ए सी में ए का 3 है, ए का 3 और बी का 1, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 और सी का 4, सी का 4, सी का 4 और डी का 2, डी का 2। पहले ही ऑप्शन करेक्ट, ए जो है करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर एज डिफाइंड बाय रॉथशाइल्ड इज बेस्ड ऑन। रॉथशाइल्ड ने एकाधिकारी शक्ति को की डिग्री किस पर निर्धारित की? पता है आप लोगों को? रॉथशाइल्ड ने एकाधिकारी शक्ति को कैसे मेजर किया है? स्लोप ऑफ द डिमांड करो ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री, यानी एक फर्म और उद्योग का जो मांग वक्र का ढाल होता है उसके अनुसार उन्होंने एकाधिकारी शक्ति को डिफाइन किया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन तो अच्छे से दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? छोटा ज्यादा तो नहीं है? क्यों भाई? नहीं, ठीक। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कीमत में गिरावट के परिणाम स्वरूप वस्तु पर व्यय घटता है, लोच गुणांक क्या हो? कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ अ फॉल इन द प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी डिक्रीजेस। अब भाई कह रहा है कि अगर कीमत में कमी होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है? घट जाता है। ये कब होगा भाई? कीमत में कमी भी हो जाए, टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए, ये कब होगा? जब मांग कैसी हो? बेलोचदार। मांग कैसी हो? बेलोचदार होगी, तभी ये संभव है। भाई कीमत में कमी होगी तो मांग में बढ़ोतरी होती है, तो मांग बढ़ेगी, बट बेलोचदार है ना, तो मांग बहुत कम बढ़ेगी। भाई कीमत में जो कमी हो रही है वो ज्यादा हो रही है और मांग में जो वृद्धि हो रही है वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि मांग कैसी है? बेरोजगार। तो भाई कीमत ज्यादा बढ़ रही है, मांग कुछ नहीं बढ़ रही है, थोड़ी सी ही बढ़ रही है, तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, घट जाएगा? घट जाएगा ना। बोलो भाई, आप कुछ ज्यादा खरीद ही नहीं रहे हो, कीमत में वैसे ज्यादा कमी हुई है, आप और कुछ भी ज्यादा नहीं खरीद रहे हो, तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कब? जब मांग कैसी हो? बेरोजगार हो, यानी इकाई से कम। तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रॉथस्चाइल्ड का फार्मूला है, आर
बराबर ईटी बटे ईएफ, ईटी बटे ईएफ, ये रॉथस्चाइल्ड का फार्मूला है। ईटी क्या है? टोटल मार्केट की जो डिमांड है उसकी लोच, यानी बाजार की मांग की लोच। और ईएफ क्या है बेटा? ये इंडिविजुअल फर्म की मांग की लोच। ये फर्म की मांग की लोच है, ये टोटल मार्केट की मांग की लोच। ठीक है। और रॉथस्चाइल्ड, आर मतलब रॉथस्चाइल्ड, रॉथस्चाइल्ड का मान किसके बीच में लाई करता है? 0 से 1 के बीच में, 0 से 1। ये फार्मूला भी ध्यान रखिए। चलिए चौथा क्वेश्चन आ जाइए। चौथा कह रहा है mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू mu y अपॉन पी वाई। क्या बताते हैं, क्या दर्शाते हैं? वस्तु x वस्तु y से अधिक संतुष्टि देती है, वस्तु y वस्तु x से अधिक संतुष्टि देती है, वस्तु x और वस्तु y से प्राप्त संतुष्टि बराबर। तो बराबर, ठीक है, सी जो है करेक्ट। पांचवा आंसर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि इफ subsidy of 2 per unit is granted to the producer of the product which has perfectly inelastic demand, नेट इफेक्ट क्या हो? कह रहा है एक उत्पाद के उत्पादकों को ₹2 प्रति इकाई की सब्सिडी दी जाती है जिसकी मांग पूर्णतः बेलोचदार। तो क्या हो, बताओ भाई क्या होगा? उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की कीमत ₹2 प्रति इकाई कमी हो जाएगी। भाई सब्सिडी से कीमत में कमी आती है, तो ₹2 से कमी होगी, ₹2 में वृद्धि होगी, और यहाँ ₹2 की अधिक वृद्धि कर देगा। क्या होगा इसका आंसर, बताओ भाई। अब भाई ये बताइए आप लोग कि जैसे मांग कैसी बोला है? पूर्णतया बेरोजगार, ये ठीक है, पूर्णतया बेरोजगार मांग। सप्लाई कर कैसा है बेटा? इस तरीके का। अब ये बताइए, अगर प्रोड्यूसर के ऊपर, सप्लायर के ऊपर, विक्रेता के ऊपर टैक्स लग रहा है, ₹2 टैक्स नहीं लग रहा है, ₹2 की सब्सिडी लग रही, तो सब्सिडी के लगने से क्या होता है? जो हमारा सप्लाई कर होता है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। तो देखो पहले ये कीमत थी, अब देखो देखो सप्लाई, मैंने बताया था जितने से टैक्स या सब्सिडी लगती है उतने से ही ये कर शिफ्ट होते हैं। तो ₹2 की सब्सिडी लगी है तो ये बीच की दूरी ₹2 के बराबर। तो अब देखो मांग और सप्लाई कहाँ टच कर रहे हैं, यहाँ पर। अब कीमत कितनी हो गई? इतनी। तो कीमत कितने से कम हो? जितने से सब्सिडी लगी। कीमत में कमी, अब मांग जो है, अब बाजार में एक उत्पादक कितनी कीमत ले रहा है उपभोक्ताओं से? ₹2 की कमी कर दिया है, जितने से सब्सिडी लगी थी उतने से ही वो कमी कर दिया है कीमत में। देखो तो इसका ऑप्शन सही हो जाए ना, उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की कीमत में ₹2 प्रति इकाई कमी करना। तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 6th क्वेश्चन, मुद्रा की सट्टा मांग क्या है? ब्याज बेलोचदार, ब्याज लोचदार, आय उन्मुख, बचत उन्मुख। अनुत्तरित क्या हो जाएगा? स्पेकुलेटिव डिमांड क्या था? ब्याज लोचदार है। क्या है? ब्याज लोचदार है। स्पेकुलेटिव डिमांड क्या है? ब्याज लोचदार है, यानी सी विल बी करेक्ट आंसर। 7वां देखिए, एमपीसी का मान 0.6 दिया हुआ है, तो निवेश गुणक का मान पूछ रहा है। निवेश गुणक क्या होता है बेटा? 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1/1 माइनस 0.6, 0.6 एक में से 0.6 हटाओगे 0.4, पॉइंट हटाओ 10/4, 10/4 मतलब 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.5, यानी सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लायर कितना आएगा? 2.5। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। कह रहा है देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य शामिल है, साथ में अन्य देशों से प्राप्त आय में भी अन्य देशों को भुगतान की गई आय को घटाकर, तो क्या कहलाएगा? सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या कहलाएगा भाई?
बताओ जरा। सकल राष्ट्रीय आय क्या कहलाएगा? सकल राष्ट्रीय आय, जीएनपी कहलाएगा। क्योंकि भाई विदेशों से प्राप्त आय जोड़ी जा रही है, तो विदेशों से प्राप्त आय जब जोड़ी जाएगी तो सकल राष्ट्रीय आय बन जाएगी। 9th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सरकार का दखल होना जरूरी है, ट्रू पूछ रहा है, ये गलत है। खरीदार कीमत निर्धारक है, बायर्स आर प्राइस मेकर नहीं। खरीदार जो है कीमत को नहीं निर्धारित करता, कोई परिवहन लागत नहीं है, यही सही है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मैंने आप लोगों को अजम्पशन लिखवाई है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं, सभी उत्पादों को अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है, नहीं। तो ए बी डी जो है ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं नहीं है। विशेषताएं कौन है? केवल सी वाली, कोई परिवहन लागतें नहीं, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं? बैंकिंग, सरकार को बैंकिंग सुविधाएं देना, यह है कार्य? बिल्कुल है। और जनता को बैंकिंग सुविधाएं देना, क्यों भाई, रिजर्व बैंक का कार्य जनता को बैंकिंग सुविधाएं देना है? बोलो। सी वाला है, सरकार को ऋण देना। हो जाएगा सर, सी वाला। सी वाला जनता को बैंकिंग सुविधाएं नहीं देना। नहीं देना कि देना? जनता को नहीं, मतलब देना बैंकों वो को गलत सेवाएं और सरकार को। बिल्कुल, रिजर्व बैंक जनता को बैंकिंग सुविधाएं नहीं देता। वाणिज्यिक बैंक जो है जनता को बैंकिंग सुविधाएं देते हैं, रिजर्व बैंक नहीं देता। तो ये बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जनता को बैंकिंग सुविधाएं नहीं देता रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक सरकार को ऋण देता है, सरकार को बैंकिंग सुविधाएं देता है, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, लेकिन जनता को बैंकिंग सुविधाएं कौन देता है? वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैंकिंग फैसिलिटी टू द पब्लिक। ये आरबीआई का फंक्शन नहीं है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक्सेलरेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड द करंट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द। कह रहा है निवेश का त्वरक सिद्धांत निवेश के चालू दर से संबंधित करता है। उत्पादन के स्तर में परिवर्तन को, उत्पादन के चालू स्तर को, अल्पकालिक ब्याज दर को, लंबी अवधि की ब्याज दर को, किसको? बताओ भाई। भाई निवेश के जो त्वरक सिद्धांत हैं उसमें निवेश किसके ऊपर निर्भर करता है? त्वरक सिद्धांत में जो निवेश होता है यानी आईटी, यानी टी टाइम का जो निवेश होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? YT-1। ठीक है, YT या फिर ऐसे लिख सकते हो, 1 मिनट, या ऐसे भी लिख सकते हो YT। यानी उत्पादन में जो परिवर्तन होता है 2 वर्षों के बीच में, उसके ऊपर निवेश निर्भर करता है। ठीक है ना भाई, पिछले साल का जो उत्पादन रहा होगा और जो इस साल का उत्पादन रहा होगा, उन दोनों में जो अंतर होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा? निवेश। जो बचेगा तो वही तो निवेश करेगा इंसान। तो एक्सेलरेटर थ्योरी में जो है निवेश किसका फंक्शन माना गया था? उत्पादन के स्तर में परिवर्तन। यानी इसको एक तरह से और लिख सकते हो, IT बराबर चेंज इन YT, इसका फंक्शन है। इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है? चेंज इन YT, उत्पादन में परिवर्तन की दर का। 12 नंबर कह रहा है यह मानते हुए कि किसी वस्तु का मांग वक्र नीचे की ओर झुका सीधी रेखा है तो मांग की कीमत लोच क्या हो? यानी अज्यूमिंग द डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी इज डाउन और स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कीमत गिरने पर घट जाती है, कीमत गिरने पर बढ़ जाती है, हर कीमत पर समान रहेगी। बताओ भाई क्या है? दिस इज द डिमांड कर्व। मान लीजिए ये है कीमत, इनिशियल कीमत कोई दी हुई है और ये क्वांटिटी है। अब पहला ऑप्शन तो कट जाएगा। कीमत गिरने पर घटती है मांग की लोच। कीमत गिरने पर देखो हम लोग मांग वक्र के किस भाग पे आ रहे हैं? निचले भाग पर। तो मांग वक्र पर नीचे की ओर जाने पर क्या होती है? मांग की लोच कम होती है और ऊपर की ओर जाने पर ज्यादा होती है, तो नीचे पर घट जाती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ लिखा है कीमत गिरने पर बढ़ जाती, नहीं, कीमत गिरने पर बढ़ेगी क्या, कीमत बढ़ने पर बढ़ती, हर कीमत पर समान रहेगी, ये भी गलत। तो बी जो है करेक्ट आंसर, बी क्या है, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी फर्म की औसत परिवर्तनशील लागत को नीचे की ओर हस्तांतरित करता है। कह रहा है एबीसी, एबीसी को कौन नीचे की ओर विवर्तित करेगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये एबीसी इनिशियल है, ये एबीसी नीचे की ओर विवर्तित कौन सा करेगा फैक्टर। श्रम की उत्पादकता में कमी, उत्पादकता में कमी, श्रम की उत्पादकता में वृद्धि, निश्चित लागत में वृद्धि, उस फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग में कमी, क्या हो जाएगा। भाई उत्पादकता, अगर श्रम की उत्पादकता में वृद्धि हो जाए तो लागत कम आएगी ना, लागत कम आएगी तो एबीसी जो है क्या हो जाएगा, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी जो है करेक्ट आंसर, श्रम की उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि होती है तो लागतें कम हो जाती हैं। आप कम, भाई मान लो आपने 10 लेबर लगाया था, 10 लेबर की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बढ़ गई, तो आपको जो एक्स्ट्रा लेबर लगाने हैं वो नहीं लगाओगे ना, आपकी लागत कम आ जाएगी, क्योंकि यही जो लगे हैं जो पहले से हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो आपकी कॉस्ट कम आएगी, तो आपका एबीसी वक्र क्या हो जाएगा, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट डज नॉट इंक्लूड, पूंजी खाते पर जो भुगतान संतुलन का होता है उसमें क्या शामिल नहीं होता पूंजी खाते में। पहला है विदेशी सरकारों को सरकारी, विदेशी सरकारों को सरकारी ऋण, शुद्ध हस्तांतरण आय, हस्तांतरण आय किसका पार्ट है, हस्तांतरण आय चालू खाते का पार्ट है, पूंजी खाते का पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यही शामिल नहीं होता, बाकी सब शामिल होगी। समझ में आया ना, क्यों भाई, क्लियर है। चलें आगे। बोलो भाई। जी सर। क्वेश्चन देखिए, कल्चर ऑफ पॉवर्टी, अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक क्वेश्चन बनाया था ग्रुप में, गरीबी की संस्कृति शब्द किसने गढ़ा था, किसने गढ़ा था, गरीबी की संस्कृति शब्द किसने गढ़ा था, कल्चर ऑफ पॉवर्टी जो है शब्द किसने दिया था, ऑस्कर लेविस, ऑस्कर लेविस जो है गरीबी की संस्कृति शब्द का उल्लेख किए थे, कौन किए थे, ऑस्कर लेविस, ऑस्कर लेविस जो है वो गरीबी की संस्कृति शब्द को गढ़ा था या दिया था, पॉइंट किया था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिनी कोफिशिएंट ऑफ एन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करेक्टराइज कंप्लीट इक्वालिटी। अब भाई गिनी कोफिशिएंट का मान किसके किसके बीच में लाई करता है, बताओ भाई, 0 से किसके बीच में लाई करता है। अब पूछ रहा है कि पूर्ण समानता आय की विशेषता वाले आय वितरण के लिए गिनी गुणांक का मूल्य क्या होगा। जब पूर्ण समानता होगी तो गिनी कोफिशिएंट का मान क्या होगा, बताओ भाई। एक होगा 0 होगा, 1 होगा, 0.5 होगा, इन्फिनिटी। तो जब पूर्ण क्या कहते हैं समानता होगी तो गिनी कोफिशिएंट का मान क्या होता है, 0, क्या होता है, 0, 0 से 100 के बीच में लाई करता है मान गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, 0 से 100 के, तो जब 0 होगा तो क्या होगा, पूर्ण समानता होगी, 100 होगी तो पूर्ण असमानता होगी, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए 17 नंबर देखिए, कह रहा है जब 7 इकाइयों को 16 रुपए की कीमत पर बेचा जाता है कुल राजस्व क्या होगा। भाई टोटल रेवेन्यू क्या होता है, P इंटू क्यू, प्राइस कितनी है 16 रुपया, क्वांटिटी कितनी बेच रहे हो 7, 16 सत्ते 16 सत्ते, बताओ भाई, 16 सत्ते 112, 112 आंसर करेक्ट है। ठीक है, 112 आंसर करेक्ट हो जाए। 18 नंबर आ जाइए,
कह रहा है निम्नलिखित में से किस अप्रत्यक्ष कर को जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया? कौन से कर को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया, बताओ भाई। सीमा शुल्क, उपकर, मोटर वाहन कर, सेवा कर, स्टाम्प शुल्क। किस तरह के कर को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया? स्टाम्प से नहीं नहीं, यहाँ स्टाम्प नहीं यहाँ पूछ रहा है कौन सा प्रतिस्थापित किया गया। सॉरी सॉरी सॉरी, पूछ रहा है अप्रत्यक्ष कर को जीएसटी में शामिल किया गया कौन सा कर, बताओ भाई आंसर क्या हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कौन सा कर जीएसटी में शामिल हुआ है इन चारों में। इसका मतलब 3 शामिल नहीं हुए और वो 3 इंपॉर्टेंट हैं, बताइए। बोलो भाई कौन सा आंसर होगा। सर जी वैसे इसमें सेवा कर सेवा कर हैं, क्यों भाई सेवा कर? सर हमको लगता है बोलो। स्टाम्प शुल्क शामिल किया गया होगा। अरे कौन सा किया गया है वो पूछा जा रहा है बेटा। क्वेश्चन में देखो ध्यान से पढ़ना, निम्नलिखित में से किस अप्रत्यक्ष कर को जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, यानी जीएसटी में शामिल किया गया। तो केवल सेवा कर है जो जीएसटी में शामिल किया गया है इन चारों ऑप्शन में, बाकी के जीएसटी में शामिल नहीं है। देखो शामिल होने से ज्यादा अच्छा है शामिल नहीं होने वाले टैक्स हमें याद होने चाहिए। तो न तो सीमा शुल्क जीएसटी में शामिल हुआ है, न तो स्टाम्प ड्यूटी, न तो मोटर वाहन कर। टोल टैक्स वगैरह आज भी देते हो आप लोग, वो जीएसटी में शामिल नहीं है, वो अलग से लगता है। सीमा शुल्क उपकर भी अलग से लगता है, स्टाम्प शुल्क भी अलग से लगता है। और भी कौन से कर हैं जो जीएसटी में शामिल नहीं है? पहला तो मैंने बताया आपको स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी जो है नहीं शामिल है। दूसरा कौन सा नहीं शामिल है? वाहन कर, मोटर वाहन कर। और तीसरा इसमें क्या है? पेट्रोलियम सीमा उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क कर नहीं शामिल है। हम उत्पाद नहीं पूछे, हम टैक्स, कौन से अप्रत्यक्ष कर ऐसे हैं जो जीएसटी में शामिल नहीं हुए? विद्युत कर, विद्युत कर भी जीएसटी में शामिल नहीं है। और कौन सा? मनोरंजन कर, मनोरंजन कर। अब मनोरंजन कर में भी सारे मनोरंजन कर नहीं, जो स्थानीय सरकारें जो मनोरंजन कर लगाती हैं वही मनोरंजन कर जो है जीएसटी में शामिल नहीं है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लो स्थानीय। जो लोकल बॉडीज होती हैं, लोकल गवर्नमेंट होता है, उनके द्वारा जो मनोरंजन पर या मनोरंजन पर जो टैक्स लगाया जाता है वो जीएसटी में शामिल नहीं है। लेकिन और जो मनोरंजन पे टैक्स लगाते हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वो शामिल है। लेकिन जनरली मनोरंजन जो कर है वो राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। लेकिन जो स्थानीय सरकारें कुछ मनोरंजन पर लगाती हैं वो जीएसटी में शामिल नहीं। और कौन सा कर जीएसटी में शामिल नहीं है? सड़क कर, सड़क कर यानी टोल टैक्स, टोल टैक्स भी जीएसटी में शामिल नहीं है, ठीक है। टोल टैक्स, पर्यावरण टैक्स, इन्वायरमेंटल टैक्स, इन्वायरमेंटल टैक्स, पर्यावरण कर भी जीएसटी में शामिल नहीं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कर हैं जो जीएसटी में शामिल नहीं है, ये ध्यान में रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से। ऐसा हम्म ऐसा क्यों अभी हैं, क्या है, क्या पूछ रहे हो? मैं ये कह मुझे रहा हूँ क्या जो पूछ जिन रहे हो? वस्तुओं में लगे इन मैं ये कह रहा हम्म आपकी आवाज कट रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है।
कह रहा है कि साख सृजन की प्रक्रिया में मान लीजिए कि बैंकों के लिए आवश्यक रिजर्व जो है 10% तय किया गया है। अब नगद रिजर्व में प्रारंभिक परिवर्तन 1000 का है, तो मांग जमा में वृद्धि कितनी होगी बताओ भाई। अगर आवश्यक रिजर्व अनुपात 10% का है तो प्रारंभिक 1000 है, तो मांग जमा में वृद्धि कितनी होगी? कितनी होगी भाई? कुछ तो बताओ, आंसर जो ही पूछते हैं बता नहीं पा रहे हो। 10,000 होगा। बिल्कुल 10,000 आंसर करेक्ट है। ठीक है, 20 देखिए, कह रहा है दो चर हैं x और y प्रतिगमन विश्लेषण में, प्रतिगमन गुणांक दिया हुआ है bxy, आपका मान दिया हुआ है 0.9, अब byx दिया हुआ है 0.7। तो कह रहा है यदि y निर्भर है x पर, यानी y ऑन x की बात हो रही, y ऑन x की, तो x स्वतंत्र चर है, y जो है आश्रित चर है, y निर्भर है x पर। तो पूछ रहा है x द्वारा y में विचरण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, x द्वारा y में विचरण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा भाई? विचरण प्रतिशत, यानी कहीं ना कहीं क्या पूछ रहा है? कोरिलेशन पूछ रहा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? x द्वारा y में कितना विचरण प्रतिशत क्या है? तो 9 सत्ते 63, यानी 63% जो है एक्सप्लेनेशन जो है x द्वारा y में किया जाएगा। 9 सत्ते 63, यानी 63 जो है करेक्ट आंसर। उसको प्रतिशत में बदलोगे तो 100 का गुणा करोगे 63 ही आएगा। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन जो है आसान है, बस रिवीजन होना चाहिए। 21 का आंसर देखिए, विस्तार गुणांक दिया हुआ है 0.2, तो श्रृंखला का सबसे छोटा मूल्य है जब सबसे बड़ा मूल्य 240 है। पूछ रहा है कि विस्तार गुणांक दिया हुआ है 0.2, तो पूछ रहा है श्रृंखला का सबसे छोटा मूल्य बताइए जबकि सबसे बड़ा मूल्य 240 है। तो बताओ भाई विस्तार गुणांक होता क्या है? सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए, विस्तार गुणांक क्या होता है? विस्तार गुणांक का फार्मूला मैंने लिखवाया है आप लोगों को, क्या होता है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब विस्तार गुणांक का मान 0.2 दिया हुआ है, 0.2, यहाँ 0.2 रख दो। अब लार्जेस्ट का मान दिया हुआ है 240, 240 माइनस एस बटे 240 माइनस एस बटे 240 प्लस एस। ठीक है, अब ये 0.2 को 2/10 लिख सकते हो, 0.2 को दशमलव हटा दो तो 2/10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इधर 240 माइनस एस बटे 240 प्लस एस। तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 10 का गुणा इन सब में कर दो, 2 का गुणा इन सब में कर दो, क्या हो जाएगा बेटा? दो 240 गुणा 2 क्या हो जाएगा? 480, 480 प्लस 2 का गुणा एस से 2s बराबर 2400। ये क्या हो जाएगा? 240 में 10 का गुणा करोगे 2400 प्लस 10 माइनस एस एस, ये माइनस है 10s। अब एस एस वैल्यू एक तरफ कर लो और ये वाली वैल्यू एक तरफ कर लो, क्या हो जाएगा? 480, ये प्लस में है इधर आएगा माइनस में 2400 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 10s और ये माइनस उधर जाएगा 2s।
तो ये बताओ -2400 में से 480 घटाओगे कितना बचेगा? 1920। 1920 माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस है। अब फिर -10s -2s -12s हो जाएगा। माइनस माइनस काट दो। s बराबर क्या हो जाएगा? 1920 बटे 12। 1920 बटे 12 कितना होता है? हैं? 1920 बटे 12, 12 एकम 12, कितना बच्चा? 7 72 और 12 छंग 72, 160। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 160। न्यूनतम मान कितना आएगा? 160। क्यों भाई, समझ में आया? बताओ, न्यूनतम मान कितना आ जाएगा? 160। बोलो भाई, क्लियर है? कोई डाउट? आसान है, बस फार्मूला याद हो, रखे जाओ, खटाखट आ जाएगा। थोड़ा सा ये 1 आध मिनट का मान लो टाइम लगेगा, बस 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 160। 21 का डी, 21 का डी 160। 22 आ जाएगी। कह रहा है किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। आगे, नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब अपनाया गया? प्लान्ड डेवलपमेंट मॉडल भारत में कब अपनाया गया भाई? 1951। 1 अप्रैल 1951 को भारत में नियोजित विकास मॉडल को अपनाया गया। 1 अप्रैल 1951। हु प्रपाउंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत किसने दिया था? हैबरलर ने। किसने दिया था? हैबरलर। देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ओहलिन का भी नाम साथ में दे दिया है। ओनली हैबरलर इसमें आंसर होगा, ठीक है ना? और वो जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है वो ऐसे ही सॉल्व होगा, 160 ऐसे आए, ठीक है। 25 क्वेश्चन आ जाइए। कह रहा है जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक निम्नलिखित सभी संकेतक शामिल हैं सिवाय। कौन सा संकेतक शामिल नहीं है भाई जीवन के भौतिक गुणवत्ता में? प्रति व्यक्ति आय, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, 1 वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा। तो PQLI के 3 इंडिकेटर हैं, साक्षरता दर, 1 वर्ष की आयु की जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर। प्रति व्यक्ति आय जो है PQLI का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। 26 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का गुणात्मक साधन, यानी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? छूट की दर, नगद रिजर्व अनुपात, नैतिक उत्तेजना, खुले बाजार की प्रक्रिया। तो जो मोरल सुएशन होता है, नैतिक उत्तेजना, ये जो है मात्रात्मक नहीं है, ये गुणात्मक साधन है मौद्रिक नीति का, ठीक है ना? 27, निम्नलिखित में से कौन सा IS वक्र को हस्तांतरित नहीं करता? IS वक्र को हस्तांतरित कौन करेगा? जो ऑटोनॉमस वेरिएबल हैं, जो स्वायत्त चर हैं, वो IS कर्व में विवर्तन करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो सरकारी व्यय है, सरकारी व्यय, और एक क्या है? कर, टैक्स। ये 2 वेरिएबल हैं जो IS कर्व में शिफ्टिंग ले आते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन है स्वायत्त खपत में वृद्धि, जो कि सरकारी व्यय की बात कर रहे हैं। सरकारी व्यय में वृद्धि, ये तो शिफ्टिंग ले आएंगे, लेकिन ये कह रहा है कौन सा कर, कौन सा फैक्टर शिफ्टिंग नहीं ले आएगा? तो ब्याज दरों में परिवर्तन जो है शिफ्टिंग नहीं ले आएगा, बाकी ऊपर के सब शिफ्टिंग ले आएंगे। सरकारी व्यय में कमी, सरकारी व्यय में वृद्धि, स्वायत्त खपत में वृद्धि, ये सब चर जो है क्या ले आएंगे? IS कर्व में शिफ्टिंग ले आएंगे। लेकिन ब्याज दर में जो गिरावट होती है वो IS कर्व में शिफ्ट नहीं ले आती, मूवमेंट ले आती है। भाई IS कर्व क्या दिखाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम में रिलेशन। मान लीजिए ये ब्याज दर है तो ये इनकम, ब्याज दर में कमी हुई तो इनकम ये हो गई, तो यानी उसी IS कर्व पे है ना, नीचे की ओर हम आते हैं ब्याज दर में कमी।
न कि शिफ्ट कर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 28 क्वेश्चन आ जाइए। 28 में क्या कह रहा है? देश में बचत और निवेश को प्रभावित करने वाले बजट का प्रभावी उपकरण क्या है? बचत और निवेश के स्तर को प्रभावित करने वाला बजट का प्रभावी उपकरण क्या है भाई? बताओ इसका आंसर आप लोग। देखते हैं बता पाते हो कि नहीं। कौन बताएगा? कृपानंद, अवधेश, बताओ भाई। पब्लिक डेट होगा, टैक्सेशन होगा, इंटरेस्ट रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या होगा? खुले बाजार की क्रियाएं। ये बताओ, यहाँ देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। देश में बचत और निवेश के स्तर को प्रभावित करने के लिए बजट का प्रभाव, खुले बाजार की क्रियाएं बजट में आती हैं। ये तो मौद्रिक नीति का पार्ट है ना। बजट का मतलब क्या है? राजकोषीय नीति। यानी निवेश और बचत के स्तर को प्रभावित करने के लिए राजकोषीय नीति का कौन सा उपकरण है? तो राजकोषीय नीति का उपकरण तो करारोपण है और सार्वजनिक ऋण है। यही दोनों है ना बस। बाकी दो तो मौद्रिक नीति के उपकरण है। तो बचत और निवेश के स्तर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से है? करारोपण। भाई ऋण नहीं प्रभावित करेगा, ऋण थोड़ी प्रभावित करता है, करारोपण। अगर सरकार जो है टैक्स कम कर दे तो लोग क्या करेंगे? बचत भी ज्यादा करेंगे, निवेश भी ज्यादा करेंगे। तो प्रभावी उपकरण क्या हो जाएगा? करारोपण। समझ में आया? तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं पढ़ोगे ब्याज दर लगा के चले आओगे, खुले बाजार की क्रियाएं लगा के चला आओगे। चलिए 29, निकृष्ट वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी, इंफीरियर गुड क्या होती हैं भाई? इंफीरियर गुड के केस में आय के साथ कैसा संबंध होता है? निगेटिव। गिरती आय प्रभावित होती है, बढ़ती आय प्रभावित होती है, नकारात्मक आय प्रभावित। क्या हो जाएगा आंसर? है बताओ भाई। इंफीरियर वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनकी निगेटिव इनकम इफेक्ट होती है, आय प्रभाव नकारात्मक होता है। ठीक है ना भाई? निकृष्ट वस्तुओं के केस में आय प्रभाव कैसा होता है? नकारात्मक। तो नकारात्मक आय प्रभावित होती है। अब देखो हिंदी में बहुत ही इधर उधर लिखता रहता है, इंग्लिश में देखो इन निगेटिव इनकम इफेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे हिंदी में लिखना चाहिए नकारात्मक आय प्रभाव, लेकिन यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिख दिए हैं नकारात्मक आय प्रभावित होती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश भी देखना चाहिए। चलिए 30 क्वेश्चन देखिए। 30, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी, औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में दिया हुआ है। कह रहा है कुल प्रयोज्य आय में परिवर्तन भागे कुल उपभोग में परिवर्तन, एपीसी बताता है। नहीं, ये गलत। एक निश्चित अवधि में कुल खपत में परिवर्तन भागे कुल प्रयोज्य आय में परिवर्तन, नहीं। कुल उपभोग बटे प्रयोज्य आय, ये सही है। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? सी अपॉन वाई, खत्म। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? सी अपॉन वाई, ये एपीसी होती है। एमपीसी क्या होती है? डेल्टा सी अपॉन वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। देखो एमपीसी क्या होता है? परिवर्तन को बताता है। एमपीसी क्या बताता है? कि आय में परिवर्तन होने से उपभोग में कितना परिवर्तन होगा, जबकि एपीसी अब्सोल्यूट निरपेक्ष चीजों को दिखाता है, यानी कुल उपभोग बटे कुल आय, औसत उपभोग बताएगा। लेकिन एमपीसी परिवर्तन को, तो जैसे देखो पहला ऑप्शन था ना, कुल प्रयोज्य आय में परिवर्तन बटे कुल उपभोग में परिवर्तन, जबकि ये पहला वाला एमपीसी में भी नहीं आएगा। और दूसरा है एक निश्चित अवधि में कुल खपत में परिवर्तन कुल प्रयोज्य, दूसरा वाला जो बी वाला ऑप्शन है वो एमपीसी को दिखा रहा है और सी वाला एपीसी को दिखा रहा है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 31,
31 कह रहा राजकोषीय व्यय में वृद्धि होने से क्या होता है। हमने अभी फिलिप्स कर्व माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पढ़ा करके मैं आ रहा हूं। तो जो फिस्कल पॉलिसी होती है और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, राजकोषीय नीति और जो मौद्रिक नीति होती है, उनके वजह से फिलिप्स कर्व में क्या होता है, मूवमेंट होता है। क्या होता है, मूवमेंट, शिफ्टिंग नहीं होती। डी विकल्प है। ठीक है, शॉक, जो आघात होते हैं, सप्लाई शॉक, पूर्ति आघात, ठीक है, स्टैगफ्लेशन, मुद्रा जनित स्फीति जो होती है, इन सब जो फैक्टर होते हैं, ये सब फिलिप्स कर्व में विवर्तन ले आते हैं, शिफ्टिंग ले आते हैं। लेकिन जो पॉलिसी वेरिएबल्स होते हैं, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब फिलिप्स कर्व में क्या ले आते हैं, मूवमेंट, यानी या तो नीचे की ओर जाएगा या तो ऊपर की ओर जाएगा। तो ये बताओ, जब राजकोषीय व्यय में वृद्धि होती है, भाई वृद्धि होगी राजकोषीय व्यय में, तो सिंपल सी बात है, व्यय बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो देखो मूवमेंट, इन्फ्लेशन किस तरफ बढ़ता है, इस तरफ, तो मूवमेंट किस तरफ होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा कि डाउनवर्ड, अपवर्ड मूवमेंट होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट लेते हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, फिलिप्स वक्र के साथ गतिशीलता से बेरोजगारी गिरना, मुद्रास्फीति बढ़ना। ठीक है, तो डी जो है करेक्ट आंसर। यही सेम क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में आया था, यही सेम क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में आया था, याद है कि नहीं, क्यों भाई, याद है, एकदम हूबहू क्वेश्चन, यही सारे ऑप्शन भी थे उसमें। तो कहीं ना कहीं जैसे अपना हरियाणा है, हिमाचल है, बिहार है, आपको कम से कम 5, 6, 10 क्वेश्चन तो मिले हुए हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर लगा लो सारे स्टेट के। मैंने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में बिहार के क्वेश्चन देखे, यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर में, इसलिए कह रहा हूं ना, अगर आप बिहार, राजस्थान, अपना यूपी, मध्य प्रदेश और हरियाणा, छत्तीसगढ़, एमपी, इन सभी के पीजीटी के पेपर अगर सॉल्व कर लिए कम से कम 5 से 10 बार, तो आपको एक बढ़िया नंबर पाने की पूरी पॉसिबिलिटी, कोई आपको रोक नहीं सकता। बस वही है, बशर्ते कि क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आप रिवीजन अपना रखो, जहां आपको लगता है कि ये मेरा थोड़ा सा कमजोर है, वहां मुझे काम करना है, तो वहां काम करते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32, स्टैगफ्लेशन रिफर्स टू सिचुएशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यही क्वेश्चन यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया अभी, क्या कहते हैं 2025 वाले में, सेम क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, मुद्रा जनित स्फीति क्या होती है, जहां पर स्फीति और बेरोजगारी दोनों एक साथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा स्फीति और बढ़ती बेरोजगारी। ठीक है, तो 32 का सी हो जाएगा। क्या पूछ रहे हो अवधेश, क्या पूछ रहे हो। सर जी, स्टैगफ्लेशन में मंदी और बेरोजगारी दोनों पाई जाती हैं सर, स्फीति कैसे हो जाएगा सर। ये बताओ मंदी में क्या होता है, इन्फ्लेशन ही तो होता है महाराज, हैं। जी सर। तो वही तो लिखा है, तुम्हें ये बताओ, या जी तो सर, जी तुम्हें, सर, देख लिया, हाँ, बढ़ती बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, हाँ, दोनों चीजें होंगी सर। हाँ तो ये ध्यान में रखो, ऐसे काम करोगे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 33 आ जाइए, पूछ रहा है सोलो मॉडल में सोलो अवशिष्ट क्या है, सोलो मॉडल में सोलो अवशिष्ट, सोलो रेजिडुअल पूछ रहा है। सोलो रेजिडुअल जानते हो क्या बताता है, जैसे हम लोग कॉप डगलस, सोलो मॉडल में कॉप डगलस उत्पादन फलन का यूज किया गया है। तो जैसे उत्पादन फलन क्या होता है कॉप डगलस का, ए एल की पावर अल्फा और के की पावर बीटा,
ठीक है, ये क्या है, दिस इज इनपुट, ये क्या है, साधन, उत्पादन को करने के लिए साधन, तो ये इनपुट ग्रोथ है, ये इनपुट ग्रोथ। और ये ए क्या है बेटा, यही ए जो है सोलो मॉडल में सोलो रेजिडुअल कहलाता है। क्या कहलाता है, सोलो रेजिडुअल, सोलो का अवशिष्ट कहलाता है, यही सोलो अवशिष्ट इसको बोला जाता है ए को। और क्यू क्या है बेटा, आउटपुट ग्रोथ, आउटपुट, यानी सोलो अवशिष्ट। भाई जैसे उत्पादन किनसे हो रहा है, उत्पादन होता है ये इनपुट से, लेबर और कैपिटल जो ग्रोथ हो रही है उनसे आउटपुट में कितना ग्रोथ होगी वो पता चलेगा। लेकिन लेबर और कैपिटल के अलावा कौन से चर हैं, कौन से कारक हैं जो उत्पादन को प्रभावित करते हैं, उनको उन्होंने सोलो ने उनको क्या बोला, सोलो रेजिडुअल, यानी रेजिडुअल का मतलब जो बच गए, श्रम और पूंजी के बाद जो बचे हुए फैक्टर हैं, जो अवशिष्ट हैं, वो कितना उत्पादन को प्रभावित करते हैं, उनको उन्होंने क्या बोला, सोलो रेजिडुअल, सोलो अवशिष्ट। तो सोलो अवशिष्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंस, अंतर किनका, आउटपुट ग्रोथ, आउटपुट ग्रोथ में से अगर हम इनपुट का ग्रोथ हटा दें तो हमें अवशिष्ट पता चल जाएगा ना, रेजिडुअल जो बकाया होगा जो ग्रोथ, वो सोलो का रेजिडुअल फैक्टर्स के कारण ग्रोथ मानी जाएगी। तो अब जरा बताइए ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका आंसर, उत्पादन की वृद्धि दर, बचत की वृद्धि दर। देखो थोड़ा इस क्वेश्चन में हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये ध्यान में रखना, तो इंग्लिश वाला भी ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनपुट्स। तो पहला क्या हो जाएगा, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी नहीं, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सेविंग नहीं, सेविंग कहां से आ जाएगी, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनपुट्स। तो सी जो है एकदम करेक्ट आंसर है, सी जो है कह रहा है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट। भाई सोलो रेजिडुअल बीच का अंतर होता है किसके, आउटपुट ग्रोथ रेट के और इनपुट का जो ग्रोथ रेट है, दोनों का अंतर ही सोलो रेजिडुअल कहलाता है। तो हिंदी में भी देखो उत्पादन की वृद्धि दर, और लेकिन यहाँ निवेश लिख दिया है, इनपुट के जगह पे निवेश, यहाँ पे इनपुट साधन की ग्रोथ रेट लिखना चाहिए सी वाले में, तो निवेश लिख दिया है, जबकि ऊपर देखो इंग्लिश में निवेश कहीं नहीं लिखा है, इनपुट लिखा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। 34 क्वेश्चन देखिए, हैक्सर-ओहलिन थ्योरम लुक्स इनटू द एक्सप्लेन ट्रेड फ्लोज। हैक्सर-ओहलिन प्रमेय व्यापार प्रवाह की व्याख्या करने के लिए को देखता है, किसको, सापेक्ष कारक, अभय निधि, व्यापार बाधाओं की अस्तित्व, तुलनात्मक लाभ प्राप्ति व उपभोक्ताओं के बीच रुचियों में अंतर। क्या हो जाएगा, रिलेटिव फैक्टर इंडाउमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड बैरियर्स। क्या हो जाएगा, जो हैक्सर-ओहलिन थ्योरी थी वो सापेक्ष कारक अभय निधि को देखती थी, ठीक है, रिलेटिव फैक्टर इंडाउमेंट, साधन उपलब्धता, हिंदी में देखो अलग ही लिख दिया है, जबकि होना चाहिए साधन उपलब्धता, साधन उपलब्धता पर हैक्सर-ओहलिन का थ्योरी जो है बेस्ड है। हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश देख लोगे तो आसानी से हो जाएगी। 35, भारत को विनिर्माण हब बनाने के लिए उद्योगपतियों के को आकर्षित करने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आया, बताओ भाई, मेक इन इंडिया कब आया, 2014 में, कब, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम आया था, 25 सितंबर 2014। 36, निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग साधारण न्यूनतम वर्ग विधि का उपयोग करके प्रतिगमन के समग्र महत्व के परीक्षण किया जाता है, बताओ भाई। तो एफ टेस्ट है, ये हमने पढ़ाया हुआ है आप लोग, यानी एफ टेस्ट जो है प्रतिगमन के समग्रों का महत्व का परीक्षण करता है, एफ टेस्ट। 36 आ जाइए, 37, हैरोल्ड मॉडल में वारंटेड विकास दर पर निर्भर होती है, बताओ भाई, हैरोल्ड मॉडल में जो वारंटेड, जो अभिष्ट विकास दर है वो किस पर निर्भर करती है, पूंजी उत्पाद अनुपात पर, किस पर,
पूंजी उत्पाद अनुपात पर और सेविंग रेट पर। तो सेविंग रेट है नहीं, तो पूंजी उत्पाद अनुपात करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 38 आ जाइए। मुंडल फ्लेमिंग मॉडल में एलएम कर्व स्लोप क्या होता है? लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड लेफ्ट टू राइट। ठीक है भाई, एलएम वक्र क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग। तो अपवर्ड यानी ऊपर की ओर, बाएं से दाएं रहता है, बाएं से दाएं जा रहा है। 39 आ जाइए। अकॉर्डिंग टू लेविस मॉडल, लेविस का मॉडल पूछ रहा है। लुईस के मॉडल के अनुसार दोहरी अर्थव्यवस्था तब विकसित होती है जब आधुनिक निर्माण विधि पूंजी प्रधान हो, आधुनिक निर्माण विधि श्रम प्रधान हो, कृषि क्षेत्र आधुनिक उपकरणों का उपयोग करे, पूंजी विदेशों से उधार ली जाए। क्या हो जाएगा? सी। बताओ भाई, 39 का क्या हो जाएगा? 39 का बी जो है करेक्ट आंसर है, बी। भाई लेविस क्या कहते थे? लेविस जैसे क्या होता है कि आधुनिक जो आधुनिक सेक्टर है वो क्या है? पूंजी प्रधान होता है। आधुनिक सेक्टर क्या होता है बेटा? पूंजी प्रधान होता है, कैपिटल ज्यादा होता है। जबकि हमारा जो परंपरागत जो क्षेत्र है या जीवन निर्वाह क्षेत्र, वो श्रम प्रधान होता है। तो लेविस क्या कहते हैं कि दोहरी अर्थव्यवस्था विकास कब करेगी? जब आधुनिक क्षेत्र श्रम गहन हो जाए। जो आधुनिक क्षेत्र है वो श्रम गहन। भाई परंपरागत क्षेत्र से लेबर अब आ रहे हैं ना, जिनकी प्रोडक्टिविटी जीरो है, जिनकी सीमांत उत्पादकता परंपरागत क्षेत्र में जीरो है, वो लेबर अब लेविस कह रहे हैं कि आधुनिक क्षेत्र में आएंगे। तो अगर आधुनिक क्षेत्र, भाई अब दोहरी अर्थव्यवस्था विकास कब करेगी? जब आधुनिक क्षेत्र श्रम गहन टेक्नोलॉजी का यूज करे। भाई श्रम ले आ रहे हो तो श्रम गहन टेक्नोलॉजी भी तो होनी चाहिए। तो श्रम प्रधान होना चाहिए। आधुनिक जो विधि है श्रम प्रधान होगी, तभी तो उन श्रमिकों का अच्छे से उपयोग कर पाओगे, तभी तो आपकी इकोनॉमी जो है विकसित हो पाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। समझ में आया कि नहीं? बताओ भाई। जी सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए जो अच्छे क्वेश्चन दिखें उनको बार बार, जैसे भूल रहे हो तो बार बार जरूर देखो। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इष्टतम टैरिफ उस बिंदु पर निर्धारित किया जाता है जहां टैरिफ लगाने वाले देश का व्यापार उदासीनता वक्र दूसरे देश के प्रस्ताव वक्र के लिए क्या हो? स्पर्श हो। क्या हो? स्पर्श हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। भाई ऑप्टिमम टैरिफ कहाँ डिटरमाइन होता है? जहां पर ट्रेड इंडिफरेंस करो, व्यापार अनधिमान वक्र दूसरे देश के प्रस्ताव वक्र को टेंजेंट हो। अभी मैं इसका डायग्राम भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया हूं। ये देखिए, ये मान लीजिए भारत का क्या कहते हैं ऑफर करो है, ठीक है, ये घरेलू कंट्री का ऑफर करो और ये विदेशी कंट्री का ऑफर करो। अब विदेशी कंट्री का ये ऑफर करो है और ये घरेलू कंट्री का ऑफर करो, ये विदेशी कंट्री का। और ये क्या है? T1 T2 और T3। ये जो है व्यापार अनधिमान वक्र है, T1 T2 और ये T3। ये जो T3 व्यापार अनधिमान वक्र है, ये देखो दूसरे देश का यानी बी देश का जो प्रस्ताव वक्र है, जहां पर कट करता है वहीं पर क्या होगा? ऑप्टिमम टैरिफ का डिटर्मिनेशन होगा इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट ध्यान में, समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 आ जाएगी। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य स्तर में परिवर्तन से पहले विनिमय दर थी 60 रुपया $1, यानी 60 रुपए जो है $1 के बराबर था विनिमय दर। अब मान लीजिए भारतीय मूल्य सूचकांक 300 से बढ़कर 300 हो गया और यूएस का मूल्य सूचकांक 200 तक बढ़ जाता है। भारत का 300 तक बढ़ जाता है और अमेरिका का 200 तक बढ़ रहा है। तो क्रय शक्ति समानता सिद्धांत के तहत नई विनिमय दर क्या हो? है भाई, क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अनुसार नई विनिमय दर क्या हो? जैसे मैं इसको किया भी हूं, ये देखिए, एक ये देखिए
भाई पहले एक्सचेंज रेट क्या दी हुई है, 60 रुपया पर डॉलर। अब भाई इंडियन जो प्राइस इंडेक्स है, कीमत सूचकांक है, वो 300 रुपए बढ़ गया, अमेरिका का 200 रुपए बढ़ गया। तो नया एक्सचेंज रेट कैसे है? रियल एक्सचेंज रेट का फार्मूला क्या होता है? जो रियल एक्सचेंज रेट का फार्मूला होता है, जो इनिशियल एक्सचेंज रेट है यानी नॉमिनल एक्सचेंज रेट 60 है, अगुणा भारत में क्या है, कितने से बढ़ा है, अब विदेशों में कीमत कितने से बढ़ा है, 200। तो 0,000 क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 30, 3 त्रिका 9, 90। यानी रियल एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, 90 रुपए। 90 रुपए यानी क्या हो जाएगा, $1 बराबर 90 रुपए एक्सचेंज रेट हो जाएगा। तो ऑप्शन में कहीं है $1 बराबर 90 रुपए? जरा देखिए, $1 बराबर 90 रुपए। $1 देखो, 90 किसी में नहीं। अब इसका आंसर आप लोग बताओगे अगर अकल होगी तो। अब नई एक्सचेंज रेट आई है $1 बराबर 90 रुपए। आंसर बताओ क्या होगा इसका? आंसर है कोई, मिल रहा है कोई आंसर? हाँ बेटा, कोई आंसर दिख रहा है? बोलो भाई, क्या होगा आंसर? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कृपानंद, अवधेश, बताओ भाई, दिमाग लगाओ। नहीं आ रहा है? ये बताइए, अगर पहले क्या था, 60 रुपया पहले $1 के बराबर था। पहले 60 रुपए $1 के बराबर था, ठीक है। अब वही 90 रुपया $1 के बराबर। इसका मतलब पहले से भाई कहीं ना कहीं 30 रुपया का आधा डॉलर है। भाई पहले क्या था, 60 रुपया का $1 है, तो इसका मतलब 30 रुपए का आधा डॉलर होगा। तो 90 रुपए में कितने डॉलर? 90 रुपए में कितने डॉलर होंगे? बताओ भाई। भाई पहले 60 रुपए में $1 था, यानी 30 रुपए का आधा डॉलर, 0.5। अब वही 90 रुपए का $1 है, तो पहले के एवज में क्या लिख सकते हैं हम, जो 60 रुपए है वो $1.5 के बराबर। खत्म बात। तो क्या हो जाएगा आंसर? बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी। समझ में आया ना? अब भाई जो पहले की एक्सचेंज रेट थी, अब वही एक्सचेंज रेट भाई $1 90 रुपए के बराबर है, तो हम $1 को 90 रुपए के बराबर है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं पहले के एक्सचेंज रेट में? 60 रुपए बराबर $1.5, क्योंकि कहीं ना कहीं $1.5 क्या है, वो 90 रुपए के ही बराबर। समझ में आएगी नहीं मेरी बात? बताओ भाई। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? जी सर, आ गया सर। गुड। तो ये थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन है, थोड़ा सा सावधान रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन देखिए। वह अवमूल्यन जिसके कारण भुगतान संतुलन शुरू में बिगड़ जाता है फिर सुधर जाता है, वह कौन सा वक्र है जो दिखाता है ये? जे कर्व। जे वक्र प्रभाव हम लोग पढ़ते। हाँ, तो जे उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 देखिए। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इन्वर्टेड यू शेप्ड लाफर वक्र सोज। जो लाफर वक्र का जो मैक्सिमम पॉइंट होता है वो क्या दिखाता है? कर राजस्व में वृद्धि का क्षेत्र, वृद्धि बनाए रखने का बिंदु, घटते कर राजस्व का क्षेत्र, कर राजस्व अधिकतम बिंदु। क्या हो जाएगा? कर राजस्व अधिकतम बिंदु सर जी, कर राजस्व अधिकतम बिंदु। कर राजस्व अधिकतम बिंदु हो जाएगा। ये देखो, हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, कर राजस्व, यहाँ पे कर की दर,
तो कर राजस्व यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है। 44 क्वेश्चन देखिए। 44 क्वेश्चन कह रहा है उच्च करों और घटते सार्वजनिक व्यय के कारण जनता के पास कम नकदी की उपलब्धता को जाना जाता है। क्या कहते हैं भाई? अगर टैक्स रेट हाई हो और घटता सार्वजनिक व्यय, यानी कर ज्यादा लग रहा है, कर ज्यादा और सरकार व्यय जो है कम कर रही, तो जिसके कारण जनता के पास कैश कम होगा ना, जनता के पास नकदी कम होगी, है? तो उसको क्या बोला जाता है इकोनॉमिक्स में? बताओ भाई। उसको इकोनॉमिक्स में फिस्कल क्लिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिस्कल क्लिफ, राजकोषीय क्लिफ बोलते हैं इसको। अगर सरकार टैक्स को बढ़ाए और सार्वजनिक व्यय कम करे तो जनता के पास जो नकदी की कमी होती है उसको क्या बोला जाता है? राजकोषीय क्लिफ। ठीक है, राजकोषीय क्लिफ। अब आज यहीं तक करते हैं, ठीक है, बाकी का आगे करें। ठीक है बेटा।